नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे बजट में हो रहे नवाचार की। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में ज्ञान, कौशल और नवाचारों के साथ शिक्षा क्षेत्र को प्रभावी बनाने की दिशा में अग्रसर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, युवा विकास, रोजगार, खेल और युवा कल्याण पर विशेष जोर दिया है। मध्य प्रदेश के बजट में एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि सरकार इस बार एजुकेशन क्वालिटी, फ्यूचर, एक्सेस पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट में शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 45,358 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये राशि पिछले वर्षों की तुलना में शिक्षा के प्रति सरकार की निरंतर बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। नई शिक्षा नीति ने प्रदेश में वास्तविक क्रांति लाई है। किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर कौशल, नवाचार और रोजगार आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी 369 सांदीपनी विद्यालय आधुनिक संसाधनों से संचालित हो रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत 799 स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। कक्षाएं स्मार्ट हो रही हैं, प्रयोगशालाएं बन रही हैं। डिजिटल पोर्टल 3.0 से पूरी व्यवस्था पारदर्शी हुई है। करीब 55 लाख बच्चों को गणवेश की राशि यानी कि ड्रेस की राशि, बच्चों को साइकिलें, छात्रवृत्तियां, लैपटॉप, स्कूटी, ये केवल सहायता नहीं, बच्चों और मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य में एफडी है। पिछले कई हाई स्कूल का परिणाम 76.22% और हायर सेकेंडरी का 74.48% रहा, जो पिछले 15 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ है। तो शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे राज्य के अंदर जब 55 लाख बच्चों को गणवेश की राशि, बच्चों को साइकिलें, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी, ये केवल सहायता नहीं, बच्चों के लिए ये मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की एफडी है। एफडी, ये बच्चों के साथ हमारी अगली पीढ़ी को सशक्त कर रहे हैं ताकि राज्य में तेज गति से बढ़े। यही कारण है हमारे राज्य के अंदर हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 76.22%, माननीय राव देव प्रताप सिंह जी बधाई देना चाहूंगा, और हायर सेकेंडरी का 74.48%। ये 15 साल में सर्वश्रेष्ठ है। ये गर्व है हमारे माननीय शिक्षा मंत्रालय के ऊपर, स्कूल शिक्षा के ऊपर। और एक आंकड़ा बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी मौका मिले नेता प्रतिपक्ष जी, आप और हमारे पक्ष के भी, एक दो ने कई स्कूल को हम देख रहे हैं। एक स्कूल उज्जैन जिले के अंदर है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल के अंदर बच्चे किसी भी स्कूल से आए, 9वीं में प्रवेश ले ले, वो पहले भले सप्लीमेंट्री हो, थर्ड क्लास हो, वहां के स्कूल के सरकारी स्टाफ के मन पे इतना अच्छा अपने विद्यालयों को आगे बनाने का संकल्प है कि वो सारे बच्चों को 9वीं से 10वीं तक ले जाते 100% रिजल्ट, और बोर्ड की एग्जाम में, और 100% फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास नहीं। वो पूरा सरकारी स्कूल का ये जो वर्तमान का माहौल वास्तव में पूरे देश के लिए आदर्श। बच्चा जिनको जो क्लास में पढ़ाना जानता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शिक्षकों की भी इतनी अच्छी कि कोई शिक्षक अगर छुट्टी ले, पहली बात तो संडे के दिन भी आते, छुट्टी लेते ही नहीं, और कोई कारण से छुट्टी ले ले तो उसका पीरियड पढ़ाने के लिए आपस में लड़ाई होती है। मतलब अपने काम को करने की प्रतिबद्धता वाकई। तो शिक्षा को लेकर सरकार ने बजट में नवाचार किया है। शिक्षा को सशक्त आधार माना गया है और इन तमाम बातों को मुख्यमंत्री आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए शिक्षा में एफडी मान रहे हैं। यानी कि सरकार अब नई शिक्षा नीति को लेकर काफी ज्यादा सजग है, जिसको लेकर बजट में भी नवाचार किया गया है। इसी पर आज हम परिचर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अखिलेश पांडे हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ शिक्षाविद चेतन जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत अखिलेश जी मैं आपसे ही करूंगा। सरकार कई सारे दावे कर रही है शिक्षा नीति को लेकर, आपको कुछ परिवर्तन समझ में आता है पुरानी शिक्षा नीति और ये जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इसके बीच में आप कुछ अंतर पाते हैं कि बेहतर और बेहतर
सरकार करने जा रही शिक्षा को लेकर? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में ये जो डिस्कशन लिया, और हमारे बीच में एक वरिष्ठ जो शिक्षाविद ही नहीं है बल्कि समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय चेतन साहब, मैं प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय हमारी शिक्षा नीति 2020 लागू हुई और उसके परिणाम अब शुरू हो गए हैं। यदि आप एक फील्ड में सिर्फ आप देखें, नवाचार में, आज स्टार्टअप की संख्या हर विश्वविद्यालयों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज जहां बच्चे पहले केवल डिग्री की बात करते थे, आज वो बच्चे जो है धीरे धीरे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। मतलब वो बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आ रहा है, वो अब स्टार्टअप की बात कर रहा है। और कई विश्वविद्यालय में, मैं विक्रम विश्वविद्यालय में बात करूं तो वहां पे भी कम से कम बायोटेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चों ने कई एप्स बनाए, कई उन्होंने ऐसी स्टार्टअप शुरू किया। ये उच्च शिक्षा नीति का, जो नई शिक्षा नीति है, उसी का परिणाम रहा है। और अब धीरे धीरे यदि अभी देखें तो राज्य शासन ने बहुत सारी स्कीम जो है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लॉन्च की है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, जब तक स्कूल की शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक हायर एजुकेशन नहीं हो सकता। तो उच्च शिक्षा पर सरकार का बहुत, पीएम सीएम राइज स्कूल और बहुत सारे जो स्कूल स्पेशल बनाए गए, उनमें लैब की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिससे कि स्कूल की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और वही बच्चे आ रहे हैं जो उच्च शिक्षा में। तो डेफिनेटली जो है नई शिक्षा नीति का प्रभाव अब दिखने लगा है और सरकार का फोकस भी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में है, जिसके कारण आज बच्चों में एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है और वो संस्कृति आगे चल के डेफिनेटली जो है वो राष्ट्र के निर्माण और समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देगी। ठीक है, बहुत बड़ा समाज में योगदान देने वाली हैं तमाम शिक्षाएं। चेतन जी का मैं रुक कर लेता हूं। चेतन जी, अखिलेश जी को पूरी बातें सुन रहे थे। सरकार के जो प्रयास हैं उसको सकारात्मक तौर पर अखिलेश जी देख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर की मैं बात करूंगा। शिक्षाविद हैं आप, शिक्षा को, शिक्षकों को और छात्रों को बीच में क्या चल रहा है उस सिनेरियो को बखूबी आप समझते हैं। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं फैक्ट हैं, जमीनी स्तर पर इन्हें उतारा जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शासन की शिक्षा में जो भूमिका है उसको समझना होगा। शासन की एक निश्चित भूमिका है, ठीक है ना। स्कूली व्यवस्था का जो प्रबंधन करना है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे बना के रखना है, ये शासन की भूमिका है। और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारी ये भूमिका है कि हम अपने प्रयास करें और साथ में ये विवेचना भी करते रहें, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग शिक्षा में जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह के प्रयास सुनने में आते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान ये जाता है कि बच्चे की मूल जरूरतें क्या है शिक्षा में। शिक्षा का स्तर, उसके आसपास के जो संसाधन है, पाठ्य पुस्तक हैं, शिक्षकों की उपलब्धता, और जो शिक्षा की जो शिक्षण प्रणाली है उसमें किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं उन्हें स्कूल में हम कैसे लेके आए, स्कूटी देना, लैपटॉप देना, गणवेश देना, ये सब बाहरी साज सज्जा है मूल ढांचे की। असली बात है कि हमारा जो स्कूली शिक्षा का ढांचा है उसको हम कैसे देखें। तो आज की बातचीत में से जो विषय मुझे समझ में आए कि सपोज हमने, जिन आप कह रहे हैं कि ये जो चीजें शासन द्वारा दी गई हैं, क्या पहले से जो संसाधन मौजूद हैं विद्यालयों में, क्या हम उन्हें मजबूत कर पा रहे हैं। स्कूलों में जो भवन की स्थिति है, शौचालयों की स्थिति है, जो लाइब्रेरीज हैं, क्या कहीं उन अलमारियों में ताला तो नहीं लगा हुआ है कि वो किताबें बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, या पहुंच पा रही हैं पोषण तो भी कैसे एक मुख्य पहुंच पा बिंदु रही है चेतन जी। पोषण, बिल्कुल पोषण एक बिंदु है। किताबों और बच्चों के बीच की दूरी कितनी है। मूलतः शिक्षा जो है ना वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सब्जेक्ट है। बच्चा जो खुद करके देखता है उससे वो सीखता है। उसके मौके हम विद्यालयों में कितने दे पा रहे हैं।
लड़कियों की स्थिति क्या है, लड़कियों को शिक्षा के अवसर कितने मिल रहे हैं। आपने एक लड़की को स्कूटर दे दिया और वो बच्ची अब अपने गांव से और अपने आसपास के विद्यालय में या कॉलेज में पहुंचेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर अगर शिक्षा नहीं होगी, वहां पे बच्चे कक्षाओं में नहीं होंगे, तो फिर वो बच्ची वहां पहुंच के भी कैसी चीजों को कर पाएगी। तो एक तो मेरा ये मैं सिर्फ विमर्श के लिए बिंदु दे रहा हूं, क्योंकि समाधान भी हमारे पास भी नहीं है। हम भी सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं एक संस्था के तौर पर कि पहले से संसाधनों की जो मौजूद है संसाधन, उनको हम आज कैसे देख रहे हैं। दूसरा है कि शिक्षक के ऊपर जो प्रशासनिक बोझ हमने डाला हुआ है, उसमें वो शिक्षक पढ़ाई को समय दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो बच्चे के साथ एक डायलॉग में अवेलेबल है भी या नहीं है। कहीं वो SIR करवा रहा है, कहीं कुछ शासन की अलग अलग जिम्मेदारियां। टोटल साल में 165 दिन के आसपास पढ़ाने के मिलते हैं। सारी छुट्टियां वगैरह अगर हम सब ठीक से कैलकुलेट करें, उस 165 दिन में शिक्षक कितने दिन मौजूद है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। अच्छा चेतन जी, मैं एक बात आपसे और समझना चाह रहा हूं, मैं बहुत निवेदन के साथ में आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब गांव कूचों में या जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर जो स्कूल हैं, एक तो उनके भवन जर्जर हैं, दूसरा जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही, और ये तस्वीरें बहुत जगह से आती हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जहां टीचर्स कई बार शराब पीकर पहुंचते हैं, पढ़ाई नहीं कराई जाती है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी जो राष्ट्रीय हमारे त्योहार है, उनके बारे में बच्चों तो छोड़िए टीचर्स को भी नहीं पता होता। क्या इस बारे में सरकार को मॉनिटरिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि मॉनिटरिंग से जितनी सख्ती आ सकती है, ना सिर्फ टीचर में बल्कि पूरे प्रशासनिक स्तर पर जैसी सख्ती आ सकती है, वो इस ढीले रवैये से नहीं आ सकती। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। देखो, शिक्षा में मॉनिटरिंग जो सब्जेक्ट है ना, ये थोड़ा सा विवादास्पद इसलिए मैं मानता हूँ। इतने वरिष्ठ शिक्षक आज इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। मॉनिटरिंग हम उसकी करते हैं जो अनुशासन को मान नहीं रहा है, लेकिन शिक्षा तो विषय ही अनुशासन का है। जब अपन किसी विद्यार्थी से अनुशासन की उम्मीद करते हैं, तो ठीक उसी समय शिक्षक भी अनुशासन के दायरे में आते हैं। दूसरा है कि शिक्षक शराब पी के आ रहे हैं, ये बात है ना अपवादी सी लगती है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा शिक्षक वर्ग ही इस तरह की चीजें कर रहा है। उनमें से कोई एक शिक्षक साथी है, वो किन्हीं एक परिस्थिति में ऐसा कर रहे होंगे, वो हमारी प्रमुख चर्चा का विषय नहीं है। प्रमुख चर्चा का विषय है कि शासन जो कोशिश कर रहा है उसको आप और हम एक सिविल सोसाइटी की तरह कैसे सहयोग दें। कमियां बहुत सारी निकाली जा सकती हैं, साथ में आकर खड़े होने का विषय है ये। जी ठीक है, अखिलेश जी का मैं रुख कर लेता हूं। अखिलेश जी, चूंकि पूर्व कुलपति हैं आप, शिक्षक भी बेहतर हैं, छात्रों को बहुत पढ़ाया है आपने, टीचर्स बेहतर हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि टीचर्स का कैसे योगदान हो सकता है इस नई शिक्षा नीति को लेकर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, शायद उसे अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं बताना चाहूंगा कि शासन जो है, सरकारें जो है व्यवस्थाएं देती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन पूरी की तरीके से शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है। आज अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें शिक्षकों को ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको बहुत सारी ट्रेनिंग, लगातार मालवीय मिशन है, वो पूरा भारत सरकार ने लॉन्च ही इसीलिए किया है कि शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी देना। और आज जो है, ये मैं मानता हूं कि शिक्षकों की थोड़ी सी कमी है, शिक्षकों की थोड़ी कमी होने के कारण कहीं कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं, पर लेकिन अभी इस बजट में आप देखें तो 15,000 शिक्षकों की नई भर्ती होने जा रही है। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लगातार शिक्षकों की भर्ती पर शासन का फोकस आ रहा है, उधर ध्यान आ रहा है। तो शिक्षक जो है अब धीरे धीरे नई शिक्षा, उनका रोल बदल गया। यदि आप देखें तो पहले शिक्षकों का रोल ये रहता था कि वो पूरी पढ़ाई करते थे, मतलब वो नॉलेज भी एक्वायर करते थे और विद्यार्थियों को नॉलेज देते थे। लेकिन आज डिजिटल एरा है जहां विद्यार्थी शिक्षक से ज्यादा नॉलेज लेके आ रहा है, तो अब शिक्षकों की भूमिका मेंटर की भूमिका में आ गई है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि सरकार यदि लैपटॉप दे रही है,
तो अब शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि लैपटॉप को बच्चों को कैसे उपयोग में लाना है, किस तरीके से लाना है, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी। और शिक्षक जो है अब धीरे धीरे अपने रोल में, पहले और आज के शिक्षक में थोड़ा सा अंतर ये आ गया है कि अब डिजिटल है और शिक्षक जो है डिजिटल को समाहित करते हुए ये सारी व्यवस्थाएं कैसे उन्नयन हो शिक्षा का। और खास तौर से वैल्यू एजुकेशन, मतलब वैल्यू एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति की रीढ़ है कि होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब बच्चे को ऐसा नहीं है कि केवल हम गए और क्लास में पढ़ाई करा दिए, उससे काम नहीं है। अब शिक्षक को बच्चे को रोजगार की तरफ मोड़ना है, उसके जीवन में जो जीवन यापन की जो जरूरतें हैं उससे उसको परिचित कराना है। इसलिए जो होलिस्टिक एजुकेशन है उस पर शिक्षक जो है विशेष रूप से उधर शिक्षकों को भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पुराने जो अभी शिक्षक हैं वो कंप्यूटर युग के नहीं, जैसे हम ही लोग बहुत सारे कंप्यूटर युग में नहीं थे, तो अब जो है एक गैप जैसा है टेक्नोलॉजी और पुराने शिक्षकों में। जो नए शिक्षक आ रहे हैं वो तो ठीक है, तो ये जो गैप है ये एक्चुअली सरकार जो है इस पर फोकस कर रही है, वो डिजिटल माध्यम से उनको उस तरीके से तैयार कर रही है। नई शिक्षा नीति के बहुत सारे आयाम जो है वो शिक्षकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और दूसरा, पहले जो केवल पढ़ाई पे, आज जो है प्रैक्टिकल पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। लगातार कंटिन्यूअस जो है उनका परफॉर्मेंस बच्चों का देखा जा रहा है। इसलिए जो है शिक्षक का रोल नई शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पूरा क्रियान्वयन और इसका रिजल्ट जो है शिक्षकों पर ही निर्भर। एक बात मैं पेरेंट्स से जरूर कहना चाहूंगा, कभी कभी जो है केवल स्कूल और महाविद्यालय पर ही निर्भर नहीं, बल्कि जो पेरेंट्स हैं वो ये जाने कि उनका बच्चा वो भी मॉनिटर करें। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स जो है टोटल छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, लगातार टीचर के साथ में संपर्क में जो हमारे पालकगण हैं, माता पिता हैं, उनको भी लगातार टीचर से संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादा समय जो है बच्चा वो पेरेंट्स के साथ में रहता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में मदरहुड, मतलब ये नीचे से माता से जो शिक्षक से शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति यदि शिक्षक पालक सब मिलके, इवन समाज मिलकर के यदि इसको करे तो बहुत अच्छे इसके परिणाम आने की संभावना। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि पालकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, पूरी तरीके से शिक्षकों के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली शिक्षा जो बच्चों को मिलती है वो तो माता पिता से ही और अपने घर पे ही मिलती है। तो इस ओर भी माता पिता को ध्यान देना और सजगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेतन जी, सरकारी स्कूलों से इतर हटकर अब मैं प्राइवेट स्कूलों की भी बात करूंगा। कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती है जब ज़्यादा चार्ज वसूला जाता है, ज़्यादा स्कूल फीस, ट्यूशन फीस वसूली जाती है, बुक के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर अभिभावकों से ज़्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं। इसको लेकर सरकार सजग है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। इसको कैसे क्लियर किया जाए? देखो, इसको समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। अगेन, हम लक्षणों पे बात करने की बजाय हम ये समझने की कोशिश करें कि समस्या उत्पन्न कहाँ हो गई। पहले हमारे समाज में केवल सरकारी ढांचा था और सरकार शिक्षा जो है वो राज्य का विषय था। मतलब राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चे को एक बुनियादी शिक्षा प्रदान करे। जब राज्य धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटा तो उसकी जगह निजी व्यवस्था ने ली, जो प्रॉफिट मेकिंग मैकेनिज्म है। तो प्रॉफिट मेकिंग मैकेनिज्म जब भी सिस्टम में कहीं भी पहुंचेगा ना, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। तो कुछ बच्चा उसके लिए विद्यार्थी नहीं है, बच्चा उसके लिए एक ऐसा कंज्यूमर है जो उसे लगातार पैसे देगा। तो उसका जो नियमन है जो राज्य को करना है, कहीं वहां पर हम वो गैप देख सकते हैं कि अगर वो नियमन व्यवस्थित हो। जैसे कई क्षेत्रों में हमने देखा कि जहां राज्य का नियमन व्यवस्थित है और जो बेनिफिशियरी है, एंड बेनिफिशियरी बच्चा, जब उसके फेवर में है तो वहां चीजें एकदम बढ़िया चलती हैं। जैसे हम सरकार की एक जन औषधि योजना है, अब वो एंड बेनिफिशियरी के उसमें काम करती है कुछ क्षेत्र में। तो क्या होता है कि वहां पर आप दवाइयों की कीमतें बंधी हुई हैं, आप जो भी दवा लेंगे उसका निम्नतम कीमत है। तो इस तरह से नियमन की जरूरत है
निजी विद्यालयों को, ठीक है ना। अब लेकिन चूंकि उन्हें सरवाइव करना है और कोई नियमन नहीं है, तो वो जैसी चीजें चल रही हैं वैसी चल रही हैं। आप और हम तमाशा ही देख रहे हैं केवल, और इंतजार कर रहे हैं कि शासन अपनी जिम्मेदारी उठाए और निजी विद्यालयों का नियमन ठीक से करे और साथ में शिक्षा की स्थिति को समझने की कोशिश करे। जी ठीक है अखिलेश जी, आपका मैं रुख करता हूं। अखिलेश जी, सरकारें पूरे प्रयास तो कर रही हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चों को वो चीजें, वो सुविधाएं, वो पोषण मिल सके जो सरकार सोच रही है और सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कई बार सरकारी कार्यालय से तो वो पोषण और वो सुविधाएं चल जाती हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। मैं इस पर एक आपको बताना चाहूंगा कि विकसित भारत 2047 पे एक जो 5 स्वामी विवेकानंद जी ने इस पे बहुत बड़ा 5 उन्होंने सिद्धांत दिए थे। उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था कर्तव्य बोध, वर्क कल्चर। मैं चूंकि 42 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ और 14 साल मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ, 10 साल मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन भी देखा हूँ और 4 साल मैं वाइस चांसलर भी रहा। आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या जो है कर्तव्य बोध की है, वर्क कल्चर। ये जो समस्याएं आ रही हैं ये वर्क कल्चर, और इसमें सरकारों का रोल नहीं है, इसमें व्यक्ति का रोल है, समाज का रोल है। आज जो है कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी मानसिकता, मैं खुलेआम इसको जो मैं व्यक्तिगत ये मेरी वो है कि मतलब लोग ये सोचने लगे हैं कि हम बिना किए हुए हम जो है तनख्वाह लें, और ये एक बहुत बड़ी कर्तव्य बोध की समस्या है। लेकिन ठीक है, अभी धीरे धीरे ये चीजें मतलब सामने आ रही हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, वो इस बात के लिए रियलाइज कर रहे हैं कि हम जब तक काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल है। जैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट संस्थान बंद हो गए, बंद क्यों हुए? क्योंकि वो वहां पे देखिए तो सरकारी संस्थान को प्रॉफिट नहीं लेकिन निजी को फायदा हो रहा था। और इस कारण से जो है अब कर्तव्य बोध पर एक तरीके से नई बहस चल पड़ी है और अब लोग उसको ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो चीजें सरकार तो देती है लेकिन अल्टीमेटली जो शिक्षण संस्थान है वहां कौन देगा? प्राचार्य है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, जो वहां के कंपोनेंट है उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है। तो बीच मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्तव्य बोध और राष्ट्र के प्रति चिंतन लोगों में थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो नई जनरेशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, वो इसको समझ रहे हैं और संस्था के मूल विकास में उनकी क्या सहभागिता हो ये धीरे धीरे देखने को मिल रहा हो और धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा रोल जो है आज मीडिया और जैसे सोशल मीडिया है। पहले कोई कुछ करता था तो शायद यदि रिमोट एरिया में है तो लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन आज तो कोई भी आदमी जो है कुछ भी करता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर मीडिया और इसमें सब आ जाता है। इसलिए लोग अब सजग हो रहे एक्सेसिबिलिटी हैं बहुत आसान हो और रही है। एक्सेसिबिलिटी, और इसमें मीडिया और समाचार पत्रों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो क्रिटिकली इसको, मैं भी कुलपति था तो कई बार ऐसा था जो मुझे नहीं पता रहता था लेकिन समाचार माध्यम से और सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगता था, तो मुझे भी काम करने में बहुत मदद मिलती थी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को मान लो वाइस चांसलर है, कभी कभी उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती, इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन मीडिया ने आज क्रांति ला दी है और मीडिया ये जो है इसके कारण अब चीजें जो है लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो रहे हैं, विद्यार्थी जागरूक हो रहा है, उसको लगता है कि हमारी ये चीज है हमको नहीं मिल पा रही, तो अब वो क्लास में आता है, क्लासेस नहीं हो रही तो वाइस चांसलर के पास एक्सेसिबल है तो पहुंच जाता है, उसे पता होता है कि मुझे जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए एक्चुअली मुझे क्या कदम उठाने चाहिए, मेरे राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। अगर ये स्टूडेंट को पता है तो ये बहुत बखूबी बात है, क्योंकि अगर उसे अधिकार उसके पता है तो वो अपने अधिकारों के लिए कम से कम अपनी बात रख सकता है पटल पर।
ये बहुत अच्छी चीज है और इसमें मीडिया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनका योगदान नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन में बहुत है। सरकार जो है केवल सुविधा दे सकती है, लेकिन सुविधा जो देगी उसका एक्चुअली जो उपयोग है और उसका क्रियान्वयन जो है वो संस्थाओं के। एक मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जो अभी आपने एक क्वेश्चन रखा निजी जो फीस से संबंधित है, मध्य प्रदेश शासन ने बहुत कम राज्यों में फीस विनियामक समिति है या यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी बॉडी है। अपने मध्य प्रदेश में दो बॉडी बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। एक तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखता है, और एक है प्रवेश एवं शुल्क समिति जो महाविद्यालयों को देखती है। तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये बहुत प्रभावी तरीके से इन उच्च शिक्षा के संस्थानों को, मैं बिल्कुल दोनों बॉडी का जिक्र मैं करूंगा अखिलेश जी, और इसके अलावा देखिए मॉनिटरिंग बकायदा होती है इस बारे में। मेरा सवाल बस चेतन जी से ये था कि अगर ये इतनी संस्थानें हैं और ये बॉडी दोनों हैं, कंट्रोलेबल है और सरकार वॉचिंग भी कर रही, फिर भी कुछ जगहों पर ज्यादा फीस वसूली जा रही थी। अब इसको लेकर सरकार जरूर सजग हो रही है और जैसा कि आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। तो अब जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे उन्हें उनके अधिकार भी पता चलते जाएंगे, तो जहां पर ज्यादा वसूली हो रही होगी वो तुरंत फुरंत रुक भी जाएगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन जी आपका भी बहुत शुक्रिया परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बजट में हो रहे नवाचार की बात कर रहे थे, जहां मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है, नए नए नवाचार कर रही है। शिक्षा को सशक्त आधार बनाने के लिए सरकार अब आगे बढ़ रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।